नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में केंद्रीय चयन पार्षद से सिपाही भर्ती पटना द्वारा आयोजित बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के मॉडल सेट 8 को देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन थी? दोस्तों, शिवाजी की उत्तराधिकारी संभाजी थी। आंसर इसका हो जाएगा डी। अगर दोस्तों बात करें इसकी प्रमुख पॉइंटों की, तो छत्रपति शिवाजी भोसले भारत के महान राजा एवं रणनीतिकार थे। और शिवाजी महाराज की मृत्यु की बात करें, इसकी मृत्यु दोस्तों 3 अप्रैल 1680 में हुई थी। और उस समय शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी को मिला था और शिवाजी ने के ज्येष्ठ पुत्र संभाजी थे। अगला प्रश्न है, सुमात्रा द्वीप कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों, सुमात्रा द्वीप जो ये इंडोनेशिया में ये अवस्थित है। आंसर इसका सी हो जाएगा। और इसके प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात करें तो सुमात्रा इंडोनेशिया द्वीप का देश का द्वीप है और मलय समूहों में यह सबसे बड़ा है। और मलया जलसंधि जिसको मतलब कहा जाता है कि ठीक पश्चिम में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, हाइड स्पीच का युद्ध किन 2 व्यक्तियों के बीच लड़ा गया? तो दोस्तों ये जो है ये सिकंदर एवं पोरस के बीच युद्ध लड़ा गया था हाइड स्पीच का। और दोस्तों ये हाई स्पीड का युद्ध 326 में ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच मध्य हुआ था। और इसे झेलम या विषअस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की समय सीमा क्या है? तो ये प्रथम विश्व युद्ध के समय विश्व का या WWN के संरक्षित रूप से जाना जाता है। इसे यूरोप में होने वाला एक वैश्विक युद्ध था जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक ये चला था। ये प्रथम विश्व युद्ध का समय सीमा था ये। अगला प्रश्न है, तो अंतरिक्ष पद तो हो जाएगा 4 का सी हो जाएगा। 1914 से 1918 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत 2 एंग्लो इंडियन लोक सभा में मनोनीत करते हैं? दोस्तों ये जो है तो ये संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोगों को संसद के लिए नामित किया जाता है। और वही अनुच्छेद 333 के तहत इस समुदाय के सदस्यों को विधानसभा में जगह दी जा सकती है। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा 331 से हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है ये महाबलेश्वर में है। और कृष्णा नदी दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट श्रृंखला में से होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया है? तो ये भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर दोस्तों माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1948 के आधार पर किया गया। और इस अधिनियम में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक 2 स्वयं उपनिवेश बनाए दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था? दोस्तों ये मोहनजोदड़ो की खुदाई की दोस्तों बात होती है रखालदास बनर्जी के द्वारा दोस्तों ये किया गया था। आंसर इसका 8 का बी हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो की खोज प्रसिद्ध इतिहासकार राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। तो आंसर इसका हो जाएगा राखालदास बनर्जी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में है? तो ये इंदिरा गांधी नहर जो भारत की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है और यह भारत ही नहीं बल्कि अपितु विश्व की सबसे लंबी नहर है जिसने राजस्थान में हरित क्रांति ला दी है। और इस विशाल नहर की कल्पना सबसे पहले 1948 में तत्कालीन बीकानेर राज्य के सचिव एवं मुख्य अभियंता स्वर्गीय
कन्वर्सेन के द्वारा की गई थी और उन्होंने इसकी योजना बनाई थी। तो आंसर इसका हो जाएगा नौकासी हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाक जल डमरू किन दो देशों के बीच स्थित है? तो ये पाक जल डमरू जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच ये स्थित है, पाक जल डमरू। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। और इसके प्रमुख पॉइंटों की तो बात कर लें तो ये पाक जल डमरू मध्य भारत एवं तमिलनाडु मध्य राज्य और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण ये जलसंधि है। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी समुद्री तटीय रेखा किस राज्य का है? दोस्तों ये समुद्र से सबसे लंबी दोस्तों ये गुजरात राज्य का सबसे लंबी है। और दोस्तों बात करें तो ये गुजरात में भारत की सबसे लंबी तट रेखा है। इसकी लंबाई की दोस्तों बात करिए लगभग 1600 किलोमीटर है और भारतीय समुद्री तट का लगभग ये 24% अकेला है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विदेशी मुद्रा का अक्षिक कौन सा है? तो ये भारत में विदेशी मुद्रा अक्षिक की दोस्तों बात करें तो इसका जो है तो ये RBI के द्वारा दोस्तों ये अक्षित किया जाता है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। और उसको बात कर ले प्रमुख पॉइंटों की, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता लाने एवं प्रकट स्तर को और उन्नत बनाने के प्रयोजन से विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन के संबंध में एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक वन की तो बात करें तो भारत में सबसे अधिक वन दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है। और दोस्तों ये भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल का वाला मध्य प्रदेश, जिसे हृदय प्रदेश या सोया प्रदेश या टाइगर प्रदेश आदि नामों से भी जाना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, इसे हृदय प्रदेश या सोया प्रदेश या टाइगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जिसके लगभग 77,462 वर्ग क्षेत्रफल में जंगल फैले हुए हैं, जो कि लगभग भारत के कुल जंगल में 30% एरिया को ये कवर करते हैं मध्य प्रदेश। इसके प्रमुख पॉइंट थे, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, फदयान ए हरीम ए विलायत किस देश द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी रक्षा अभ्यास है? दोस्तों ये जो है दोस्तों ये ईरान के द्वारा दोस्तों ये अभ्यास है, तो रक्षा अभ्यास है। तो आंसर इसका तो ईरान हो जाएगा। और ईरान की वजह सेना बड़े पैमाने पर राष्ट्रव्यापी अभ्यास करने जा रही है, जिसका नाम फदयान ए हरीम ए विलायत है। और यह अभ्यास का 10वां संस्करण है और यह देश भर के 5 एयरबेस में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास के दौरान सभी प्रकार के स्वदेशी और उन्नत सिस्टम और गोला बारूद, स्मार्ट बम, सभी प्रकार के लेजर निर्देशित और रडार से बचने वाली मिसाइलों का प्रयोग इसमें किया जाएगा। अगला प्रश्न है, जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है? दोस्तों ये जादू टोना की बात करें तो ये अथर्ववेद में मिलता है। तो आंसर इसका अथर्ववेद हो जाएगा। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना एवं औषधि का उल्लेख मिलता है और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र का विशेष वर्णन भी इसमें किया गया है। तो आंसर इसका हो जाएगा ये अथर्ववेद हो जाएगा, तंत्र मंत्र। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना निर्धारित है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा की बात करें, इसका आयु सीमा जो है तो ये 35 वर्ष इसका निर्धारित किया गया। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। और दोस्तों बात कर ले तो भारत के राष्ट्रपति की निम्नलिखित योग्यताएं होने चाहिए, जिसमें से वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, वह लोकसभा सदस्य बनने लायक हो, वह केंद्र एवं राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्य न कर रहा हो। तो ये सब दोस्तों इसका प्रमुख पॉइंट होते हैं, इससे संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है, वांडीवास का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बात करें वांडीवास का युद्ध, ये 22 जनवरी 1760 को ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी सेनाओं के बीच हुए एक निर्णायक युद्ध था। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा 1760 हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अगर दोस्तों बात करें पृथ्वी दिवस का, तो ये प्रत्येक वर्षीय 22 अप्रैल को ये मनाया जाता है। और दोस्तों ये दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित भी किया जाता है। और इसकी स्थापना अमेरिकी सीनेटर जोराल्ड नेल्सन ने 1970 में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग 7 इसकी कुल लंबाई की दोस्तों बात कर लेती है। इसकी कुल लंबाई जो ये 2369 किलोमीटर है। और यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को भारत के दक्षिणी कोने तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर के साथ ये जोड़ता है। तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ये बी हो जाएगा, वाराणसी टू कन्याकुमारी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर होता है? दोस्तों अगर बात करें तो विक्रम संवत और शक संवत ये आपस में अंतर का दोस्तों ये जो है कुल मिलाकर तो ये 135 का दोस्तों ये अंतर करता है। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा 135 हो जाएगा। और दोस्तों बात करें विक्रम संवत का, तो इसका ये 57 होता है दोस्तों। और बात करें शक संवत का, तो इसका दोस्तों ये 78 होता है। अगर दोनों को मिला दीजिएगा तो ये 135 ही आ जाएगा, 135। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का विघटन कब होता है? दोस्तों बात करें राज्यसभा का विघटन की बात करें तो इसका जो विघटन दोस्तों ये कभी नहीं इसका विघटन होता है। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा डी हो जाएगा, कभी नहीं हो जाएगा इसका। और राज्यसभा का कार्यकाल की दोस्तों बात करें तो ये 6 वर्ष इसका कार्यकाल होता है राज्यसभा का। तथा 1/3 सदस्य हर 2 साल में अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। और इस कारण राज्यसभा के सभी सदस्य ना तो एक साथ पद छोड़ते हैं, इसी कारण से राज्यसभा सभी विघटित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र की दोस्तों बात करती है कोयम्बटूर में है जो दोस्तों ये भारत के दक्षिण भारत के तमिलनाडु में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, सारनाथ में किस शासक का स्तंभ है? तो ये सारनाथ में तो ये जो है तो ये अशोक का स्तंभ इसमें अवस्थित। आंसर इसका दोस्तों अशोक हो जाएगा सारनाथ में। और दोस्तों ये धम्मे का स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। यह वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर पर है। और इस स्तूप के निकट ही मौर्य सम्राट अशोक का एक भी स्तंभ है। और ऐसा माना जाता है कि डियर पार्क में स्थित धम्मे का स्तूप ही वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। तो आंसर दोस्तों इसका अशोक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो बात करें राज्यसभा का पदेन सभापति की हम बात की जा रही है, इसका दोस्तों उपराष्ट्रपति होता है इसका सभापति। तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों उपराष्ट्रपति हो जाएगा। और भारत का उपराष्ट्रपति राज्य का पदेन सभापति होता है। यह सदन अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का चुनाव भी करता है। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा उपसभापति हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? अगर दोस्तों बात करें दिल्ली चलो का नारा की बात करें दोस्तों, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये दिया गया था। एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, इसको नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों बात कर ले तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो नारा दिया था। और 5 जुलाई 1943 को नेताजी ने सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित किया और दिल्ली चलो का नारा दिया। उन्होंने जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। अगला प्रश्न, हिंदी से निम्नलिखित प्रश्नों में से अशुद्ध शब्द को पहचानिए। अशुद्ध शब्द दोस्तों इसमें बोल रहा है तो ये कल्याण, भाषा, नमस्कार और कल्याण, इसमें से दोस्तों कौन अशुद्ध शब्द है? तो ऑप्शन डी पर दोस्तों देखिएगा तो ये कल्याण गलत है, बाद बाकी ये सभी सही। तो आंसर इसका दोस्तों डी हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है, अक्षत, क्षमा, अक्षत, नक्षत्र, इसमें से दोस्तों कौन सा अशुद्ध है? दोस्तों देखिएगा तो ये ऑप्शन 27 का दोस्तों ये सी में दोस्तों ये गलत है, बाद बाकी ये सभी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में संधि विच्छेद पहचानिए। इसमें से दोस्तों कौन सा संधि विच्छेद सही है? जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ, इसका दोस्तों संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों देखिएगा तो ऑप्शन ए पर है दोस्तों, तो यही ऑप्शन ये सही है, जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ, बाद बाकी सभी दोस्तों ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। इसका दोस्तों विलोम उल्टा बोला पहचानने के लिए दोस्तों आय का दोस्तों क्या होगा? आय मतलब दोस्तों होता है कमान, तो इसका हो जाएगा आय का व्यय हो जाएगा। तो आंसर इसका दोस्तों ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जर का दोस्तों ये उल्टा क्या होगा? अगर दोस्तों बात करें जर का उल्टा दोस्तों इसका तो उल्टा दोस्तों ये चेतन हो जाएगा। तो आंसर इसका दोस्तों बी हो जाएगा,
जर का चेतन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो क्षीर का पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या होगा? अगर दोस्तों बात करें क्षीर का पर्यायवाची शब्द का दोस्तों, तो इसका हो जाएगा दोस्तों ये दूध इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो आंसर एक दोस्तों हो जाएगा, तो ये अशुद्ध शब्द बोल रहा था पहचान दोस्तों, बाद बाकी इसका ये क्या हो जाएगा, ये दूध हो जाएगा। अगला अग्नि का पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या है? अग्नि का पर्यायवाची शब्द की दोस्तों बात करें तो देखिएगा ध्वनि, पावक, अनिल, अक्षी, इसका तो पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या होगा? तो ये पावक इसका हो जाएगा अग्नि का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में अशुद्ध शब्द पहचानिए। ऐनक, दैनिक, हानि, नुकसान, इसमें से दोस्तों कौन सा अशुद्ध शब्द है, इसको पहचानने के लिए बोल रहा है। देखो ये ऐनक बाद बाकी ये अशुद्ध है, बाद बाकी ये सभी से भी दोस्तों ये शुद्ध होगा। अगला प्रश्न है, पृष्ठ शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पृष्ठ शब्द का अनेकार्थी शब्द तो इसमें से कौन सा नहीं है? फतह, कलम, पीठ, पेज, इसमें से दोस्तों कौन सा? ये कलम नहीं है, बाद में दोस्तों ये सभी है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? अगर दोस्तों बात करें संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, दोस्तों इसका हो जाएगा ये धूमिल हो जाएगा। तो आंसर इसका दोस्तों ये धूमिल आ जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। दोस्तों ये कहाँ पाई जाती है अधिकतम मात्रा? दोस्तों ये मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा ये जो मूत्र में दोस्तों ये पाई जाती है। तो आंसर इसका दोस्तों ये मूत्र हो जाएगा। तो एक बात दोस्तों आप लोग बता दें कि आप लोग नॉनस्टॉप पढ़ा रहे हैं, अगर अच्छे लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है। दोस्तों उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में दोस्तों ये गतिज ऊर्जा एवं अस्थितिज ऊर्जा ये दोनों ही पर इसमें विद्यमान ऊर्जा पाई जाती है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, गतिज एवं अस्थितिज दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत दोस्तों ये क्या है? दोस्तों तारों एवं सूर्य की ऊर्जा के स्रोत की दोस्तों बात करें इसमें तो ये एक नंबर हो जाएगा नाभिकीय संश्लेषण में हो जाएगा। और तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत दोस्तों नाभिकीय संश्लेषण अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन स्रावित होती है। तो इंसुलिन अग्न्याशय यानी प्रक्रियाज के अंतःस्रावी भाग लैंगरेंस की द्विपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है और रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी रचना 51 अमीनो अम्ल से दोस्तों ये बना हुआ है। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा 51 अमीनो अम्ल। इस प्रकार से देखिएगा तो ऑप्शन ये प्रक्रिया हो जाएगा अग्न्याशय में। अगला प्रश्न है, पसीने का मुख्य उपयोग होता है। पसीने का मुख्य उपयोग की दोस्तों बात करें तो ये शरीर का ताप नियंत्रण रखने में करता है। तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ताप नियंत्रण करने में करता है। और शरीर में पसीने का आना स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि एक तो इसके माध्यम से बहुत से उत्सर्जी पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं तथा इससे शरीर का ताप भी नियंत्रित रहता है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो है ये रेडियो कार्बन डेंटिंग के माध्यम से इसका निर्धारण किया जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा रेडियो कार्बन डेंटिंग हो जाएगा। और जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने की तकनीक को कार्बन डेंटिंग भी कहा जाता है। और इस तकनीक में जैविक सामग्री के नमूने से कार्बन लिया जाता है और अस्थिर कार्बन के अनुपात के अस्थिर को रेडियो कार्बन या C12 और C14 तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिकरण या नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था दोस्तों? तो ये जो है तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दोस्तों ये प्रतिपादित क्या किया गया था? आंसर इसका चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। और चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है और विकासवाद कहलाने वाला यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना। और डार्विन को इसलिए मानव इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि का कारण क्या है? दोस्तों अगर प्रतिध्वनि की बात करें तो जब किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु जैसे दीवार, पहाड़ फिर टकराकर पुनः स्रोत के वापस लौटती है तो इसी दोस्तों ये प्रतिध्वनि कहा जाता है। और वस्तुतः यह ध्वनि के परावर्तक का परिणाम है जो कुछ देर बाद स्रोत के वापस पहुंच जाती है। और उदाहरण के लिए दोस्तों अगर माने तो कुआं में आवाज़ लगाने पर अपनी आवाज़ थोड़ी ही देर बाद सुनाई पड़ती है। तो इसको देखिएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ध्वनि का परावर्तन हो जाएगा। दोस्तों आप लोग थोड़ा इसके पॉइंटों पर ध्यान दीजिएगा, इसका थोड़ा बहुत हम चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक्यूपंक्चर डैश में ये अधिक प्रचलित है। दोस्तों बात करें तो एक्यूपंक्चर ये चीन में अत्यधिक प्रचलित है और इसका आविष्कार भी चीन में ही हुआ है। तो आंसर इसका दोस्तों चीन ही आ जाएगा। अगला प्रश्न है,
ऑप्थोल्मिक संबंधित किससे है? दोस्तों बात करें तो ऑप्थोल्मिक की आँख तथा आँख के रोग से ये संबंधित, इसका हो जाएगा आँख हो जाएगा। तो ऑप्शन डी पर आँख दिखा हुआ है। अगला प्रश्न है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों बात करें विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है, जो मेलाक्विनोन या मेनडायोन या नेप्थोल्यूइन नॉन है दोस्तों है। तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगी इसका ऑप्शन। अगला प्रश्न है जल का शुद्धिकरण किया जाता है। अगर दोस्तों बात करें जल के शुद्धिकरण में दोस्तों ये क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। आंसर इसका बी हो जाएगा। एग्जाम में कई बार पूछ चुका है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको नोट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? अगर दोस्तों बात करें स्वर्ण, तो ये स्वर्ण अम्लराज में घुल जाता है, जिसे एक्यूरेजिया भी कहा जाता है। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा एक्यूरेजिया, उसका हो जाएगा स्वर्ण का। अगला प्रश्न है विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक हैं। तो अगर बात करें विटामिन ए तथा बी की, तो विटामिन ए के दोस्तों ये मैकुलन है। विटामिन ए की दोस्तों बात करें तो ये विटामिन ए के मैकुलन है। अगर दोस्तों बात करें कि इसके अलावा विटामिन बी की खोज दोस्तों ये भी मैकुलन के दोस्तों ये खोजा गया। तो आंसर इसका मैकुलन हो जाएगा, विटामिन ए तथा बी की मैकुलन। अगला प्रश्न है स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों बात करें स्वप्नों का अध्ययन करती है ऑर्नोलॉजी कहलाता है, ऑर्नोलॉजी कहलाता है। और दोस्तों ये सपनों का अध्ययन ऑर्नोलॉजी कहलाता है, जिसे भी विज्ञान अध्ययन के अंतर्गत गिना जाता है। और इसमें भी इंसान को आने वाले सपनों के बारे में गहन अध्ययन होता है, और इसमें इनका मुख्य कार्य मात्रात्मक रूप से सपनों की प्रक्रिया का अध्ययन करना होता है। अगला प्रश्न है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो बात करें विटामिन B12 में ये कोबाल्ट पाया जाता है। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा विटामिन B12 हो जाएगा, ऑप्शन डी पर। अगला प्रश्न है समुद्री जल का pH मान कितना होता है? अगर दोस्तों बात करें समुद्री जल का pH मान दोस्तों तो ये 8 होता है समुद्री जल का pH मान, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। और दोस्तों समुद्री जल का pH मान 8 होता है, और pH हाइड्रोजन की शक्ति को दर्शाता है, और pH का उपयोग किसी भी विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सबसे कठोरतम धातु है? अगर दोस्तों बात करें तो प्लेटिनम को अब तक का सबसे कठोरतम धातु दोस्तों ये माना गया है। और प्लेटिनम जो दोस्तों है ये एक अनमोल धातु के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी कीमत सोने से कई गुना ये अधिक होती है प्लेटिनम की। तो आंसर प्लेटिनम हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाई अटैक का कारण क्या होता है? दोस्तों हाई अटैक की दोस्तों बात करती है, इसका मुख्य कारण ये कोलेस्ट्रॉल होता है। तो आंसर इसका तो दोस्तों हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी पर लिखा गया कोलेस्ट्रॉल। अगला प्रश्न है Fe का रासायनिक प्रतीक दोस्तों क्या होगा? हम लोग जानते हैं दोस्तों Fe का रासायनिक प्रतीक दोस्तों ये लोहा होता है, तो ये लोहा पर ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये इंग्लिश से है, इंग्लिश प्रश्न देखते हैं। दिया गया गिवन बिलो आर द फोर जम्प्ड सेंटेंस आर द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। इसमें से दोस्तों ये कौन सा ऑर्डर सही क्रम में फजाया गया है, इसको देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन द गिवन द देयर करेक्ट ऑर्डर। इसमें दिया गया एंड द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या द municipalities says they also require more funds to meet the operation. Round the year enforcement requires massive and repeat capacity building in the municipalities transport department। फिर दोस्तों करेक्ट ऑर्डर में बोल रहा है जाने के लिए। तीसरा है दोस्तों एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ रनिंग मैकेनिकल स्वीपर्स एंड स्पीनिकर्स। अगला है एंड टू रिपेयर रोड्स एंड फुटपाथ टू रिड्यूस डस्ट पोल्यूशन। इसमें से दोस्तों कौन सा ऑर्डर इसमें फंसाया गया है दोस्तों देखिएगा। तो पहला इसका दोस्तों हो जाएगा बी हो जाएगा, पहला बी हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों ए हो जाएगा, उसके बाद सी हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों ये डी हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखते हैं बी ए सी डी, दोस्तों ये ऑप्शन डी पर दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है डायरेक्शन सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। दोस्तों ये फ्रेज की बात की जा रही है, तो डू वंडर्स दोस्तों ये इडियम फ्रेज क्या होगा? अगर दोस्तों बात करें डू वंडर्स का दोस्तों इसका मीन्स होता है टू रिड्यूस एक्सीलेंट रिजल्ट टू बी एक्सट्रीमली इफेक्टिवली या इजिकली। इसका दोस्तों देखिएगा तो ऑप्शन दोस्तों ये डी पर दोस्तों ये मिल जाएगा, टू एक्सट्रीमली या इफेक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्शन पर दोस्तों ये डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है डायरेक्शन इंप्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस
Despite of all the ups and the downs of our party system, the foundations of our constitution and our parliament remain firm and ये अनचेंज्ड। इसमें दोस्तों इसका बोला चूज करने के लिए फिर देखिएगा दोस्तों 58 का, तो इसका दोस्तों ये सी पर दोस्तों देखिएगा तो डिस्पाइट ऑल द अप्स एंड डाउन दोस्तों इसका आ जाएगा। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा अप्स एंड डाउन हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें दोस्तों खाली जगह बोला चुनने के लिए बोल रहा है वाई डॉट independent thought and speech governments obtained invoke patriotism to enforce या conformity। इसमें तो इसके लिए कौन सा होगा इन्फ्यूजेज इम्प्री या स्टीयर्स या टैक्स। इसमें से तो कौन सा इसके लिए उपयुक्त होगा देखिएगा। तो इसके लिए दोस्तों तो ये बी दोस्तों ये इसके लिए प्रयुक्त हो जाएगा इम्प्लीस। अगला प्रश्न है फलेक्ट द एंटोनिज्म ऑफ द गिवन वर्ड। दोस्तों इसको एंटोफैन बोल रहा है, उल्टा का फई दोस्तों बोल रहा करने के लिए, फई को उल्टा बोल रहा करने के लिए इसका उल्टा शब्द क्या होगा डिसक्रिएशन का। दोस्तों ये उल्टा क्या होगा दोस्तों देखिएगा डिसक्रिएशन को उल्टा देखिएगा तो इसका हो जाएगा इम्प्रूडेंस का हो जाएगा। तो आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है फलेक्ट द वर्ड विच मीन्स टू सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड। ए पर्सन हु डिमांड्स कंप्लीट ओबीडियंस या ए स्ट्रिक्ट ये डिसिप्लिन। इसका दोस्तों ये क्या होगा इतना सेम एज बोल रहा है दोस्तों ये फेनोनिज्म है। तो इसको दोस्तों देखिएगा ये जो है इसका ऑप्शन बी पर दोस्तों ये मार्टिनेंट इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका दोस्तों ये बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस आई हैड नॉट या ओनली या हेल्प्ड हर बाय गिवन हिंट्स बट आल्सो विद प्रोवाइडिंग हिम लिंक। दोस्तों ये कौन सा इसके लिए प्रयुक्त होगा इस जगह पर नॉट ओनली हेल्प्ड हर बाय। इसके लिए दोस्तों ये इसके लिए सबसे उपयुक्त वर्ड होगा नॉट ओनली बट आल्सो इज ए कंजक्शन पेयर विच नीड्स टू बी प्लेस्ड अप्रोप्रिएटली इन द सेंटेंस। तो इस प्रकार से देखिएगा तो ये ऑप्शन हो जाएगा हेल्प्ड हर नॉट ओनली बाय। ऑप्शन बी उसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सेंटेंसेस इज गिवन विद ब्लैंक टू बी fill in the with a appropriate select the correct alternative out of the four and indicate it by selecting the appropriate option। दोस्तों ये बोला खाली स्थान भरने के लिए he said it remained to thousand dot and he had obtained since instant mean preparing at the top with secondly name। इस प्रकार से देखिएगा तो इसके लिए कौन सा उपयुक्त होगा दोस्तों ये जो है इसके लिए दोस्तों ये मेनो ईबर दोस्तों ये हो जाएगा इसके लिए। तो आंसर इसका दोस्तों ये बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फलेक्ट द एंटोनिज्म ऑफ द एब्रोगेशन। दोस्तों इसका जो है एंटो क्या आएगा इसका उल्टा शब्द क्या होगा इसको दोस्तों देखिएगा तो इसका हो जाएगा दोस्तों ये इंट्रोडक्शन इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फलेक्ट द फेनोनिज्म ऑफ द एक्सरीबेट। इसका दोस्तों बोल रहा है समानार्थी शब्द चुनने के लिए एक्सरीबेट का। इसका तो देखिएगा तो ये इसका समानार्थी और हो जाएगा ये वर्ड इसका समानार्थी और हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका बीम हो जाएगा। अब दोस्तों ये कुछ मैथमेटिक्स के प्रश्न दिए गए हैं, इसको देखते हैं। दी गई आकृति में BC एक जीवा है तथा CD बिंदु C से खींची जाने वाली एक स्पर्श रेखा है। यदि एंगल AOB बराबर 118 डिग्री है तो ACB का दोस्तों ये मान क्या होगा। अगर तो पहले यहाँ बनाया गया है फिगर दोस्तों, इसमें जो है देख रहे हैं तो दोस्तों यहाँ हम लोग जानते हैं कि एंगल जो यहाँ है एंगल दोस्तों बात करते हैं एंगल ACB में दोस्तों देखिएगा तो ACB में दोस्तों ACB में दोस्तों देखिएगा तो ACB में तो यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा ये हाफ एंगल AOB दोस्तों हो जाएगा, लोग जानते हैं। इस प्रकार दोस्तों ACB का दोस्तों मान कितना निकल जाएगा तो ये 101/2 और AOB का दोस्तों मान पर F कितना दिया गया 118 दिया गया है 118 दिया गया है तो दोस्तों ये 59 डिग्री आ जाएगा। तो 59 डिग्री आ जाएगा। तो आंसर इसका दोस्तों 59 आ जाएगा। देखिए 59 कहाँ पर दोस्तों दिया गया तो 59 ये ऑप्शन C पर दिया गया। तो आंसर इसका C हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये बोडमस का सवाल है, बोल रहा है कि
16 डिवाइड 4 का 4 इंटू, इसको बोला हल करने के लिए दोस्तों ये 3 रेशियो 4:3 डिवाइड 3 + 3 ब्रैकेट का 4% डिवाइड 2:8 का 4। इसका दोस्तों बोल रहा है बोर्डमास का सवाल है, कैलकुलेशन इसका बोल रहा करने के लिए दोस्तों। इसको जब तोड़िएगा तो ये इसका फिदा-फिदी कैलकुलेशन कर लीजिए। यहाँ 16 इसको अंदर लेके चल जाइए, 16 तो 4:4 मल्टीपल 3 रेशियो 4:, इसका दोस्तों और शॉर्ट कोट खींच लेते हैं, लंबा नहीं तो लेंदी हो जाएगा। तो ये 16 डिवाइड 4 इंटू 4, इसको 4 हो जाएगा, क्योंकि पहले का करी तब करी भागा फुक लगन करी जोड़ घटावा, इस प्रकार दोस्तों इसको तोड़ रहे हैं। कैलकुलेशन देखिएगा तो ये 4 × 3 भागा 6, फिर दोस्तों यहाँ का है तो का 4, उस प्रकार डिवाइड 2 ऊपर रेशियो 8:4 बराबर दोस्तों ये 16 बराबर दोस्तों कीजिएगा। फिर इसको फिलहाल आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाएगा 16 भागा 16 गुना बड़ी ब्रैकेट 3:4 मजदूरी कॉस्ट इंटू 3/6 हो जाएगा, 3/6 फिर दोस्तों मजदूरी कॉस्ट का 3/4 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ बंद कर लीजिएगा और लास्ट में दोस्तों हो जाएगा 1/32। अब दोस्तों इसको तोड़ते हैं, 2/32 हो जाएगा। अब दोस्तों को तोड़िएगा तो ये निकल जाएगा 1:3 रेशियो 2 का 4 भागा 1/16 रेशियो 3:8 रेशियो 1/6 इसका आ जाएगा। अब इसका तोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा, तो 3/8 तो आ जाएगा, 3/8 भागा 1/16 बराबर 3/8 इंटू 16/1। तो ये दोस्तों ये 6 इसका आंसर आ गया। तो आंसर देखिए ऑप्शन बी पर मिल गया, 6 इसका निकल गया। अगला प्रश्न है, और दोस्तों इसके लिए बहुत एक फॉर्मूला है। तो पहले दोस्तों का करी तब करी भागा सकल गुना करी तब जोड़ तब घटावा। इसका दोस्तों यही बोर्डमास का ही फॉर्मूला है, पहले का करी तब करी भागा सकल गुना करी जोड़ घटावा। बहुत उपयुक्त इसके लिए फॉर्मूला यही माना जाता है और इसी पर टूटता भी है। अगला प्रश्न, एक वस्तु को 4% और 6% के लाभ पर बेचने पर 3 रुपया का अंतर होता है, तो दोनों विक्रय मूल्य का दोस्तों अनुपात क्या होगा। दोस्तों माना कि एक्स दोनों से घटाने पर एक्स दोनों से घटा लेते हैं तो 6 माइनस एक्स रेशियो 7 माइनस एक्स बराबर दोस्तों ये क्या है, ये 16 रेशियो दोस्तों ये 21 के अनुपात में। तो दोस्तों ये टूटेगा। मान लीजिए कि इस प्रकार दोस्तों ये 21 जो है 21 इस प्रकार दोस्तों ये 21 पर तोड़िएगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा, तो 21 इंटू 6 माइनस एक्स बराबर दोस्तों 12 इससे बड़ा हो जाएगा 16 इंटू 7 माइनस एक्स आ जाएगा। अब दोस्तों तोड़िएगा तो ये 4x बड़ा हो जाएगा दोस्तों ये 14 से। इस प्रकार दोस्तों ये इधर दोस्तों ये x जो ये 2.8 से बड़ा हो जाएगा। अब दोस्तों छोटी संख्या दोस्तों बात करती है, छोटी संख्या दोस्तों इसमें फिर 3 निकल गया। फिर ये इसका व्याख्या दोस्तों ये हम लोग गलत कर बैठे हैं। इसका व्याख्या दोस्तों ये 4 और 6% दोस्तों हम लोग इसका निकाल बैठे हैं। तो ये 4 और 6% है, तो इसको दोस्तों निकालिएगा। तो इसका अनुपात की बात करें तो इसका 4% इसका 6% है। तो इस प्रकार तो इसका माना कि क्रय मूल्य x है, तो x मानिएगा तो अनुपात इसका निकालिएगा तो ये हो जाएगा तो 1/4 रेशियो 1/6 इस प्रकार दोस्तों तो ये 52 रेशियो 53 आ जाएगा। ये काटिएगा तो 52 रेशियो 53 आ जाएगा, तो ऑप्शन भी हो जाएगा। हम लोग इसका व्याख्या कर लिए थे। अगला प्रश्न है 6 रेशियो 7 में न्यूनतम पूर्ण संख्या घटाने पर 16 रेशियो 21 से कम है तो संख्या बदले। दोस्तों हम लोग इसका व्याख्या पहले कर चुके हैं। दोस्तों इसमें क्या है
कि मान लीजिए कि 6 महीने से x घटा लीजिए, यहाँ दोस्तों ये 7 महीने से x घटा लीजिए मान करके, तो जो 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 16 से, जिससे 16 रेशियो 21/12 होगा। इस प्रकार दोस्तों ये 21 जो है ये 21 इंटू 6 महीने से x बड़ा होगा, छोटा होगा दोस्तों ये 16 रेशियो 7 महीने से x से। अब दोस्तों तोड़िएगा तो ये 4x बड़ा होगा 14 से, बराबर किसके बराबर, तो ये x जो, हाँ x बड़ा होगा 2.x से। इस प्रकार छोटी संख्या दोस्तों ये 3 हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या का योग बताएं दोस्तों। ये प्रथम 30 संख्या के योग दोस्तों निकालिएगा, तो प्राकृतिक संख्या के योग दोस्तों हम लोग निकालने के लिए एक फॉर्मूला दोस्तों जानते हैं, n × n+1/2। इस पर दोस्तों ये फॉर्मूला होता है। इस प्रकार 30 बोल रहा है तो 30 + 30 इंटू 30 + 1, तो इसमें दोस्तों ये 31 हो जाएगा, तो 31 बटे ये 2 हो जाएगा। तो इसको दोस्तों काटिएगा तो ये 465, इसका आंसर निकल गया 465। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति बैंक से 12% सालाना की दर से ऋण लेता है और वह 3 वर्षों बाद उसे केवल उस अवधि के लिए 72 रुपये का भुगतान करना पड़ा। उसके ऋण ली गई मूलधन राशि क्या थी दोस्तों। तो ये दोस्तों ये मूलधन जो है, तो मूलधन दोस्तों केवल मूलधन निकालने के लिए तो हम लोग दोस्तों मूलधन निकालेंगे। दोस्तों ये मूलधन जो है तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 7200 गुना 100 बटे 3 गुना x, 3 गुना ये 12 हो जाएगा दोस्तों। ये 12 वर्ष का दोस्तों, ये ब्याज गुना 100 बटे समय गुना दर दोस्तों। इसको तोड़िएगा दोस्तों ये कितना आ जाएगा, ये 20,000 दोस्तों इसका आ गया आंसर, तो 20,000 इसका आंसर आ गया है। अगला प्रश्न है, कोट x बराबर 5/12, तो सेक x प्लस कोसेक x का दोस्तों ये मान क्या होगा। दोस्तों तोड़िएगा तो यहाँ पहले हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ कोट x दोस्तों ये मान कितना है, तो ये 5/12 है, तो लंब बटा आधार, तो ये दोस्तों ये 5/12। तो इस प्रकार दोस्तों ये कर्ण का मान दोस्तों कितना आ जाएगा, 5/12 आ जाएगा, फिर दोस्तों x है। तो इस प्रकार तो आप तोड़िएगा दोस्तों ये कितना आ जाएगा, अब कोट x बराबर 5/12, तो इसलिए f(1x) बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 13/5 आएगा। और दोस्तों ये कोसेक x का दोस्तों मान निकालिएगा तो ये 13/12 आ जाएगा। अब तो बोल रहा है सेक x प्लस कोसेक x का दोस्तों मान कितना होगा। इस प्रकार दोस्तों ये 13/5 प्लस 13/12 कीजिएगा तो ये 221 ये 60 आ जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC दोस्तों ये बराबर है त्रिभुज PQR, तो AB बराबर 10 सेंटीमीटर, तो BC बराबर 4 सेंटीमीटर, तो PQ 6 सेंटीमीटर है, तो QR का दोस्तों ये मान निकाले। और तोड़िएगा तो यहाँ जो है त्रिभुज ABC जो दोस्तों त्रिभुज PQR बराबर दोस्तों इस प्रकार देखिएगा, तो AB बटे PQ और BC बटे QR। तो तोड़िएगा तो इसका दोस्तों कितना मान निकल देगा, तो ये QR बराबर को तोड़िएगा दोस्तों ये हल्की जगह, तो ये QR दोस्तों ये इसका AB का मान दोस्तों कितना है 10 है, और दोस्तों यहाँ जो है PQ का मान 6 है इस प्रकार, और यहाँ जो है BC का मान 4 है दिया गया है, और QR निकालना, तो इस प्रकार तोड़िएगा दोस्तों इसका आंसर जो है कैलकुलेशन करके ये 2.4 है, इसका आंसर निकल जाएगा कैलकुलेशन करने पर। अगला प्रश्न है, निम्न आकृति में आकृति माप के अनुसार नहीं है। अगर त्रिभुज ABC और कोण ABC और कोण DAB प्लस कोण CBA बराबर 90 डिग्री हो तो BC बराबर AD और AB बराबर 20 सेंटीमीटर हो तो CD 10 सेंटीमीटर, तो अचतुर्भुज ABCD का चतुर्भुज क्या होगा। दोस्तों अगर तोड़िएगा तो इसका जो है इसका अचतुर्भुज इसका थोड़ा लंबा जाएगा, इसको तो अचतुर्भुज के अनुसार तोड़िएगा तो इसको तो यहाँ त्रिभुज ABCD कीजिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर परपेंडिकुलर लंब डालिएगा तो इस प्रकार भी दोस्तों ये लंब डालिएगा इधर। दोस्तों ये जो है दोस्तों ये 5 रूट 2 आएगा, तो इसका भी दोस्तों ये 5 रूट ये 2 आ जाएगा। और तो बोल रहा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC निकालिएगा दोस्तों, तो एरिया ऑफ त्रिभुज तो निकल जाएगा, तो आप इंटू AB इंटू BC, तो इस प्रकार 30 गुना 5 हो जाएगा, तो ये 75 सेंटीमीटर तो इसका आ गया है। ये चल कुछ न बाद में कैलकुलेशन है, इसको निकाल लीजिएगा, तो आंसर इसका दोस्तों ये 75 सेंटीमीटर उसका इसका आ जाएगा आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक रुपया
9500 की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 15% प्रति वर्ष की दर पर तथा बचा हुआ भाग साधारण ब्याज की 20% वर्ष की दर पर उधार लिया तो 2 वर्ष पश्चात कुल रुपया 2565 ब्याज प्राप्त होता है। तो 15% तथा 20% की दर से उधार ली गई राशियों का अनुपात दोस्तों ये क्या होगा। दोस्तों इसको तोड़िएगा तो दोस्तों ये कितना कितना लिया जा रहा है, तो जो है ये 2565 ब्याज जो है आ रहा है इसका दोस्तों ये। और दोस्तों यहाँ जो है ये पूरी राशि की औसत ब्याज निकाल रहे हैं हम लोग, तो ये 100 बटे मूलधन कितना 9500 गुना समय का दोस्तों बात करें तो ये 3/2 हो जाए। इस प्रकार से तोड़िएगा तो ये काटछांट कीजिएगा तो ये 18% इसका आ जाएगा, इसका 18% इसका निकल जाएगा। और तो बात करें दोनों भागों में अनुपात की दोस्तों बात करें तो दोनों भागों में 2:3 का, तो ये 2:3 के अनुपात में इसका आएगा। यहाँ जो दिया गया है इस प्रकार तो पूरी राशि को तोड़िएगा तो यहाँ राशि जो है देखिएगा तो इसको हटा रहे हैं। यहाँ राशि जो है पूरी राशि यहाँ 95 राशि यहाँ दिया गया है और 95 राशि में दोस्तों देखिएगा तो 95 राशि में पहले भाग पर दोस्तों यह 3% और पहले भाग पर दोस्तों यहाँ पहला भाग जो है और दूसरा भाग पर दोस्तों देखिएगा तो पहला भाग पर दोस्तों कितना दिया गया है, पहले भाग पर दोस्तों ये 3 का और दूसरे भाग पर दोस्तों देखिएगा तो ये 2 का। इस पर दोस्तों तोड़िएगा तो ये कितना का, इस प्रकार ये 18 का दोस्तों ये अंतर आ जा रहा है। अब तोड़िएगा तो इसका दोस्तों आंसर क्या निकल जाएगा, ये सी हो जाएगा 2:3 आ जाएगा इसका। अगला प्रश्न है भारत और कजाकिस्तान की सेना के बीच किस राज्य में एक्सरसाइज काजिंद 22 का आयोजन कर रही है। इस पर दोस्तों देखिएगा तो ये जो है ये दोस्तों ये मेघालय में कर रही है, तो आंसर इसका तो मेघालय हो जाएगा। और भारतीय सेना और कजाकिस्तान की सेना में संयुक्त सेनाभ्यास कर रही है और इसका आयोजन 15 से 28 दिसंबर तक किया जा रहा है। और इस एक्सरसाइज की शुरुआत 2016 में अभ्यास परबल दोस्ती के रूप में की गई थी और वर्ष 2018 में इसका नाम बदलकर अभ्यास काजिंद कर दिया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय सेना एक्सरसाइज या सूर्य किरण XB1 किस देश की सेना के साथ भाग ले रही है दोस्तों। ये जो है तो सूर्य किरण यहाँ फलामा जो है किस देश के साथ ये भाग ले रही है, ये दोस्तों ये जो है ये नेपाल के साथ ये भाग ले रही है। तो आंसर इसका दोस्तों नेपाल आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच संयुक्त सेनाभ्यास का ये फलामा संस्करण जो है फलामा संस्करण सूर्य किरण 16वां आयोजित किया जा रहा है और जो 16 से 29 दिसंबर 2022 तक नेपाल में सलझंकी के नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में आज से आयोजित किया जा रहा है। और यह अभ्यास रक्षा सहयोग के अवसर पर दोनों देशों के और करीबी लाएगा। दोस्तों आप लोग बगल में पूजा पाठ हो रहा हो कि आप लोग कुछ आवाज़ की सुनाई पड़ रही है, इसके लिए दोस्तों इसको इग्नोर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये जो है दोस्तों ये लक्ष्मी सिंह को ये नियुक्त किया गया। तो आंसर इसका लक्ष्मी सिंह हो जाएगा। और यह उत्तर प्रदेश सरकार ने IPS अधिकारी लक्ष्मी सिंह को नई नोएडा पुलिस के रूप में नियुक्त किया गया, जिससे वह यूपी में पुलिस आयुक्तालय की प्रमुख बनने वाली पहली महिला अधिकारी ये बन चुकी है। अगला प्रश्न है किस कंपनी ने मुंबई की धारावी पुनर्विकास परियोजना की 5069 करोड़ की बोली जाती है। दोस्तों ये जो है दोस्तों ये अडानी समूह दोस्तों ये लगाए। तो आंसर इसका दोस्तों अडानी समूह हो जाएगा। और अडानी समूह 259 हेक्टेयर धारावी पुनर्विकास परियोजना के सबसे ऊंची बोली लगाई है और दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ियों में से एक के पुनर्विकास के लिए 5,069 करोड़ की बोली लगाई है और 20,000 करोड़ की रुपया परियोजनाओं के लिए कुल समय सीमा 6.5 लाख झुग्गी झोपड़ियों के पुनर्विकास के लिए 7 वर्ष है, जो अभी 2.5 किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद मिलेगा। दोस्तों ये जो है दोस्तों ये बांग्लादेश को ये मिलेगा। तो आंसर इसको दोस्तों ये बांग्लादेश हो जाएगा। 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का यह वित्तीय सहायता इसको प्रदान किया जाएगा। और विश्व बैंक ने पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत करने और हरित परियोजनाओं की निजी क्षेत्र की भागीदारी प्रोत्साहित करने में बांग्लादेश की सहायता के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर को वित्त पोषण की अधिकृत किया गया। और बांग्लादेश की पर्यावरण अस्थिरता में और परिवर्तन यानी सफलतापूर्वक पर्यावरण की जाती है और जो ग्रेटर ढाका और उससे आगे के 21 बिलियन से अधिक लोगों को लाभान्वित करते हुए महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने में भी देश की सहायता करेगी।
अगला प्रश्न है हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में किस फिल्म ने स्पॉटलाइट अवार्ड जीता है? दोस्तों ये जो है दोस्तों ये तिरपल आर दोस्तों ये जीता है। तिरपल आर जो दोस्तों है ये इतने जीता है स्पॉटलाइट अवार्ड का। और दोस्तों ये निर्देशक एस राजमौली ने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीतने के बाद तिरपल आर ने हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में स्पॉटलाइट अवार्ड जीता है। और एंजेला बेसेट और रियान जॉनसन के साथ तिरपल आर के कास्ट एंड क्रू को लॉस एंजल्स में 6वें HCA फिल्म अवार्ड में यह पुरस्कार से सम्मानित प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु संयंत्र पर नया परीक्षण किया है? दोस्तों ये जो है दोस्तों ये USA दोस्तों ये नया परीक्षण किया। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा USA हो जाएगा। ऑप्शन इसका दोस्तों ये हो जाएगा। और दोस्तों बात कर ले तो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में वैज्ञानिकों ने परमाणु संयंत्र प्रौद्योगिकी में लंबे समय से प्रशिक्षित खोज का खुलासा किया, जो ऊर्जा सचिव जेनिफर ग्रानहोम ने 13 दिसंबर 2022 को परमाणु संयंत्र ऊर्जा विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रगति का दावा किया। और परमाणु संयंत्र परमाणु विखंडन से भिन्न अभिक्रिया और परमाणु संयंत्र सूर्य और तारों में ये देखी जाती है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ने सभी परिवारों के लिए एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? दोस्तों ये जो है दोस्तों ये जम्मू कश्मीर दोस्तों ये दिया गया। तो आंसर दोस्तों ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सबको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बात करें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का तो ये प्रतिवर्षीय 24 जनवरी को ये मनाया जाता है। तो आंसर इसका दोस्तों ये 24 जनवरी हो जाएगा। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य अतिथि कौन बने हैं? दोस्तों देखिएगा तो भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के दोस्तों मुख्य अतिथि की अब्देल फतेह अल सीसी दोस्तों ये बने। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा अब्देल फतेह अल सीसी हो जाएगा। और यह जो दोस्तों यह जो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी 24 जनवरी 2023 में अपनी 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हुए हैं। अगला प्रश्न है किस वर्ष 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इस वर्ष 75वां सेना दिवस किस शहर में दोस्तों ये आयोजित किया जाएगा? तो ये जो दोस्तों ये 15 फरवरी 2023 को 75वें सेना दिवस समारोह का दोस्तों आयोजन राजधानी के बाहर आयोजित किया जा रहा है। और मेजर जनरल रवि मुरुगन GOC कर्नाटक और केरल उप क्षेत्र में ये बताया कि दक्षिण भारतीय लोगों के लिए भारतीय सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने का दोस्तों ये अवसर होगा। तो आंसर तो ये सी हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है PM मोदी 12 जनवरी 2023 को 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में करेंगे? तो ये जो है तो ये कर्नाटक में करेंगे। तो आंसर इसका कर्नाटक हो जाएगा। और PM मोदी ने ये 12 जनवरी 2023 को कर्नाटक में हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित हो रहा है। यह दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उनके मूल्यों और शिक्षाओं और उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए माना जाता है। अगला प्रश्न है भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? दोस्तों ये जो दोस्तों ये तिरुवनंतपुरम में दोस्तों ये किया जा रहा है। तिरुवनंतपुरम में दोस्तों किया जा रहा है। और भारत की G20 अध्यक्षता पहली स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक तिरुवनंतपुरम जो दोस्तों ये केरल में आयोजित की जा रही है। और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारती प्रवीण पावर और केंद्रीय विदेश मंत्री भी है वी मुरलीधरन ने उद्घाटन समारोह में इसका मुख्य भाषण दिया है। अगला प्रश्न है कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्लाशनिकोव AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण शुरू हो गया। और कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में दोस्तों ये अवस्थित है? और दोस्तों बात करती है जो है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुश्री सुधा मूर्ति को निम्नलिखित में से कौन सा पद्म पुरस्कार 2023 मिला है? दोस्तों इसे जो दोस्तों है सुश्री दोस्तों ये
इसे पद्म विभूषण से दोस्तों इसे सम्मानित किया गया है। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा बी हो जाएगा। और सुधा मूर्ति जी को पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका हैं। इसके अलावा यह इन्फोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष भी है। इन्होंने इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति से शादी की थी। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर पर समझौता आयोग की स्थापना की है? दोस्तों ये CBIC दोस्तों ये की है। CBIC दोस्तों ये की है। आंसर दोस्तों इसका बी हो जाएगा। CBIEC। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? दोस्तों ये जो है, तो ये जो बिहार में दोस्तों ये राजगीर में ये तो आंसर इसका दोस्तों ये सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 कठिया कानून किस स्थान पर खेती से संबंधित है? दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। 3 कठिया कानून जो दोस्तों है, ये जो दोस्तों है ये चंपारण नीति से दोस्तों ये संबंधित है। तो आंसर दोस्तों इसका सी हो जाएगा। और गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन 1917 में चंपारण में शुरू किया था। और यह सत्याग्रह 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध था। और 3 कठिया दोस्तों ये 3/20 प्रणाली में प्रत्येक किसान को 1 बीघा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। इसी दोस्तों ये 3 कठिया प्रणाली या कानून दोस्तों ये कहा गया है। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन से कौन सा संबंधित नहीं है? पहला दोस्तों राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है अनुग्रह नारायण सिन्हा, तीसरा है JV कृपलानी, चौथा है जयप्रकाश नारायण। दोस्तों इसमें से कौन सा इसमें संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन में देखिए दोस्तों ये जयप्रकाश नारायण संबंधित इसमें से नहीं है। बाद बाकी सभी से दोस्तों इसमें संबंधित है चंपारण आंदोलन से। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में अनाथ बच्चों के मामले में बिहार किस स्थान पर रहा है? अगर दोस्तों बात करें दोस्तों ये बिहार में हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़े के अनुसार कोरोना काल में अनाथ बच्चों के मामले में बिहार 4थे स्थान पर सोए है। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा 4था नंबर। अगला प्रश्न है, बिहार में अब तक कुल कितने मुख्यमंत्री मुस्लिम समुदाय से बने हैं? अगर दोस्तों बात करें बिहार में अभी तक में कुल कितने दोस्तों बने हैं, तो ये जो है कुल इसमें से बने हैं दोस्तों ये 1 बन चुके हैं। तो आंसर इसका दोस्तों 1 हो जाएगा। और यह जो है दोस्तों अब्दुल गफ्फार खान 2 जुलाई 11 अप्रैल 1975 तक बिहार राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में देश की सेवा की थी। और राजीव गांधी की सरकार के समय कैबिनेट मंत्री के रूप में स्वीकार भी किया था। और इनका जन्म गोपालगंज जिला बिहार के एक छोटे से गांव के कृषि परिवार में इसका हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष की दोस्तों बात करती है जो है ये महेश्वर हजारी दोस्तों ये चुना गया। तो आंसर इसका महेश्वर हजारी हो जाएगा। और दोस्तों ये बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष के लिए महेश्वर हजारी को चुन लिया गया। और इन्होंने अपना नामांकन जदयू से भरा था। इस पद के लिए राजद ने भूदेव चौधरी ने भी इसे नामांकन किया था। तो आंसर इसका महेश्वर हजारी हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहर को चुना गया है? दोस्तों ये स्मार्ट सिटी के तहत बिहार के कितने शहर को चुना गया है? दोस्तों इसमें से स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के 4 शहरों को ये चुना गया है। अगर दोस्तों बात करती है कौन कौन शहर हैं, तो इसके शहर दोस्तों 4 शहर है। पहला है पटना है। दूसरा का दोस्तों बात करें, दूसरा है भागलपुर, दूसरा भागलपुर है। तीसरा का दोस्तों बात करें, तीसरा बिहार शरीफ है, बिहार शरीफ है। वही दोस्तों बात करें चौथा यहाँ मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर यहाँ के। अगला प्रश्न है, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? दोस्तों यहाँ जो है दोस्तों ये सोमिया स्वामीनाथन दोस्तों ये पदभार ग्रहण ये करी। तो अंत दोस्तों हो जाएगा सोमिया स्वामीनाथन हो जाएगा। और इसके प्रमुख पंडित दोस्तों बात करती है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 40वें अध्यक्ष के रूप में सुधा शिव कुमार ने पद ग्रहण किया है। और यह ऑर्गेनाइजेशन दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे पुरानी महिला नेतृत्व वाली और महिला की केंद्रित व्यापार मंडल है। और जो सुधा पेशेवर से वकील और इन्वेस्टमेंटल बैंकर है। और सुश्री शिव कुमार ये 16 से 2016-17 तक FLO चेन्नई चैप्टर की अध्यक्ष रह चुकी है। और यह फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भारत में स्थित एक गैर सरकारी व्यापार संघ है। और इसकी स्थापना दोस्तों बात करती है
फतेह में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्रालय ने बिहार में धातुओं के खनन के लिए कितने ब्लॉक का आवंटन बिहार राज्य सरकार को किया है? दोस्तों ये जो है दोस्तों ये 7 में दोस्तों ये किया गया है, तो आंसर इसका 7 हो जाएगा। और दोस्तों हाल ही में केंद्रीय खनन एवं कोयला मंत्रालय ने बिहार में ग्लूकोनाइट जिसको पोटाश बोलते हैं, क्रोमियम, निकेल सहित प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट, मैग्नेटाइट, ये दोस्तों इस बारे में बोल सकते हैं, बॉक्साइट और दुर्लभ मृदा धातुओं के खनन के लिए 7 ब्लॉक का आवंटन बिहार राज्य सरकार में दोस्तों को ये किया गया है। तो आज हम लोग दोस्तों अपने सेशन में बिहार पुलिस का 8वां सेशन करने किए हैं। अगर आप लोग को पसंद आए तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।